नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम छुट्टी पर पहरेदार में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। फरार चल रहे भगोड़ा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करना अब भी पंजाब पुलिस के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार कोशिशों के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं है, वो गिरफ्त में नहीं आया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार जगह बदल रहा है। पुलिस उसके करीबियों को गिरफ्तार करके उन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। पुलिस की ओर से अब तक 207 लोगों को गिरफ्तार और किया गया है और हिरासत में लिया जा चुका है। कुछ लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में लिया गया है। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी उत्तराखंड में छिपा हो सकता है। 20 मार्च को CCTV के कैमरे से मिले फुटेज में दिख रहा है कि उसने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक महिला के यहाँ रात गुजारी थी, शरण ली थी। पुलिस ने उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ एक और बड़ा घटनाक्रम उमेश पाल हत्याकांड मामले की गुत्थी भी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। इसी पर आज न्यूज इंडिया की एक खास पड़ताल जारी है। इस पर हम चर्चा करेंगे पूरे 1 घंटे तक लगातार कि उमेश पाल हत्याकांड में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कहां पर पहुंची है, कहां तक पकड़ पाई है, शूटर्स का क्या हाल है, उनको क्यों नहीं पकड़ पाए। करीब करीब पूरा 1 महीना इस बात को लेकर हो गया है। दूसरी तरफ अमृतपाल फरार है, वो ठिकाने बदल रहा है, जगह बदल रहा है, रूप बदल रहा है, लेकिन पुलिस की नज़र में कहीं पर वो दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। निर्मल कौर हैं जो फॉर्मर DG हैं पुलिस की, लगातार उनकी बड़ी नज़र रहती है, उस पर चर्चा करते रहते हैं। जसवीर मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राहुल भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। जसवीर साहब, सबसे पहले आप बताइए क्या अपडेट है, कब तक पुलिस को छकाएगा अमृतपाल? अगर अमृतपाल की बात करें तो आज 60वां दिन हो चुका है और अमृतपाल का अभी तक पंजाब पुलिस को पता नहीं लगा कि हाँ जहाँ अमृतपाल जा रहा है उसके बाद ही पंजाब पुलिस वहां पे पहुंच रही है। और लगभग 207 जो अमृतपाल के साथी हैं उनको पुलिस पकड़ चुकी है और कोई जो उनके बहुत नजदीकी साथी थे उनको पकड़ के वो असम जेल में उन्होंने भेज दिया। और बाकी को आज सुबह ही भगवंत मान CM पंजाब का एक संदेश आया है और उन्होंने बोला है कि जिन्होंने कोई माइनर इनमें कोई कसूर किया है उनको जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। और पंजाब पुलिस की तरफ से उनको वार्निंग देने के बाद छोड़ भी दिया गया है। और जो जिन्होंने संगीन जुर्म किए हैं उनको उनके ऊपर केस चलाना शुरू कर दिया है। जी सर। लेकिन अभी कोई सुराग है कि अमृतपाल कहाँ है? अमृतपाल अभी 2 दिन पहले की बात है, जो कुरुक्षेत्र एक रात रहा है और उसके बाद अभी जो पता चल रहा है वो उत्तराखंड में शायद उसने शरण ले ली है। और पुलिस जहां जहां भी अमृतपाल जा रहा है उसके बाद वहां पे पहुंच तो रही है, पर जहां अमृतपाल पहुंच चुका अभी तक पुलिस वहां नहीं पहुंच सकी। जी, निर्मल कौर साहब हमारे साथ जुड़े हुई हैं, बहुत सख्त पुलिस ऑफिसर्स मानी जाती रही हैं अपने ज़माने में। मैडम, क्या है ये छुट्टी पर पहरेदार हमने लिखा है, वाकई ऐसी हालत है कि पहरेदार हमारी छुट्टी पर चल रहे हैं आजकल? कब खत्म होगी ये छुट्टी? आप अनम्यूट कर लें मैम अपने को। आपकी आवाज नहीं मिल रही है मैडम। तंत्र तो अभी आ रही है आवाज? जी जी जी। तो पुलिस का तंत्र तो जो है वो बहुत ही बड़ा है, पूरा तंत्र उनके पास है। तो अमृतपाल और उसके सहयोगियों से तो ज्यादा शक्ति, ज्यादा तंत्र, ज्यादा नेटवर्क उनके पास है जी। और उनको एकदम वॉर फुटिंग पे उसको खोजना होगा, पकड़ना होगा। पुलिस लगी हुई है, पर आपको पता ही है कि पुलिस के काम किस तरह होते हैं। और दूसरी बात है कि जो कुर्की जब्ती रहती है, अगर कोई आदमी भगोड़ा घोषित किया जाए तो कुर्की जब्ती की क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से अभी तक नहीं हुई है। जैसे आप देखिए, योगी जी तो बुलडोजर लेके मकान ही ढहा देते हैं जी। तो एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं वो योगी जी अपने यूपी में। कुर्की जब्ती जब वो करते हैं तो अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं कि 2-4 बर्तन उठा लाए या 2 चौखट उठा लाए दरवाजे की, ऐसा नहीं। तो यूपी पुलिस ने अभी बहुत अच्छे से कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। तो मैं समझती हूँ कि पंजाब पुलिस को भी अगर वो भगोड़ा है तो प्रोसेस एंड अटैचमेंट जो हम कहते हैं सेक्शन 82-83 CRPC के अंडर वो कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उससे क्या लाभ होगा, पर फिर भी एक मैसेज तो जाएगा कि पुलिस मीन्स बिजनेस।
जी। पुलिस एकदम वास्तव में सीरियस है उसको पकड़ने के लिए। अभी तक वो गंभीरता के लक्षण उतने नहीं आ रहे, मतलब ये वो मोर की मीडिया उसका ज्यादा पीछा कर रहा है बजाय कि सरकारी तंत्र के। जी, ये तो लेकिन मीडिया ही खोज रहा है कि आज हाँ जी, लेकिन मैडम क्या पुलिस की गाड़ी के जो हॉर्स पावर है वो कम है अमृतपाल की गाड़ी से? क्योंकि वो हमेशा पीछे रहती है, उसके बराबर नहीं आ पाई है। ऐसी कौन सी हॉर्स गाड़ी पावर आप कम दिलवाते नहीं हैं? हॉर्स पावर कम नहीं है, कम है तो इच्छा शक्ति, या वो जिस डेस्परेशन से वो भाग रहा है, अगर उसी डेस्परेशन से पुलिस उसको खोजने लगे तो वो निश्चित मिल जाएगा। वो जी। डेस्परेट है और डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिंपैथी है उसके पक्ष में लोगों की। कोई ना कोई जरूर उनका एक नेटवर्क है अंडरग्राउंड जो कि खालिस्तानी समर्थकों का रहा होगा, या उस तरह का कोई उससे मिलता जुलता कोई नेटवर्क है जिसकी मदद से वो भागने में कामयाब है। तो अगर इंटेलिजेंस पुलिस की कामयाब होगी तो इतने बरसों में उनको जरूर पता होगा कि वो नेटवर्क में कौन कौन समर्थक है। जी। अगर उनको लगातार वॉच किया जाए, चेस किया जाए, जैसे कुरुक्षेत्र वाली बात है, जी। पुलिस को कैसे नहीं पता था कि कुरुक्षेत्र में कितनी बड़ी समर्थक महिला रहती है। जी। पता होता, उसके घर को वॉच करते तो उसी दिन वो पकड़ा जाता। जी। तो ये कुछ इंटेलिजेंस का भी उतना मतलब ढीलापन कह सकते हैं। और उसके अलावा हॉर्स पावर की कमी नहीं है, जी। ड्राइवर भी तो चाहिए ना, खाली हॉर्स पावर से क्या होगा। तो एक्सीलरेटर दबाने वाला भी चाहिए, एक्सीलरेटर को बढ़िया से दबाइए। जी, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ड्राइवर अच्छा चाहिए जो एक्सीलेटर को दबाए, और दूसरा आपने कहा विल पावर भी चाहिए। तो क्या मतलब है कि पुलिस में ये विल पावर नहीं है या पॉलिटिकल विल पावर नहीं है? आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम ये क्या है एग्जैक्टली, पर निश्चित वो जो डेस्परेशन जो हम देखते हैं कई जगह, और जी। कि अगर सच में पकड़ना चाहे तो मेरे ख्याल से इतनी कोताही नहीं होती। मतलब पहले दिन से देखिए जब वो स्लिप करके भागा, उससे पहले देखिए जब थाना का घेराव कर रहा है, अभी मैं उस पर ही आ रहा था कि उससे भी पहले देखिए। जी हाँ, तो ये तो लापरवाही तो शुरू से ही शुरू हो गई है। तो उतना सीरियसली उसको, मतलब अगर गंभीरतापूर्वक पुलिस ये देश। जी मैडम, आपके पास आता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे हैं और कांग्रेस इस समय प्रदर्शन कर रही है, इस पर एक बार पैसा देते गए और आज उनका जो शेयर वैल्यू भी गिर रहा है, तो हमारे पैसे जो LIC के उसमें है उसका भी वो भी कमजोर हो रहा है, बैंक्स कमजोर हो रहे हैं। ये सारी चीजें बाहर आने दो, इसीलिए हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं, और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं 4 महीने से, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि JPC में तो उनके मेंबर ज्यादा होते हैं, उनका तो 2/3 मेजॉरिटी है, इसके बावजूद वो डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए डर रहे हैं कुछ गलती है, दाल में काला है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। और हम ये लड़ते रहेंगे, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो सच बोल रहे हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात को सच्चाई से रखी, बहुत से मुद्दे उन्होंने वहां जो रखा कि अदानी को किसने लेके गया था विदेशों में, और जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे उस वक्त कहां पर अदानी उनको मिले, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे, और उनके लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो, ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश की है राहुल गांधी जी बोलने के लिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए। मेरे खिलाफ 4 मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले, और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी, और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके
सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं हम, जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से है, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं, और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे। आप सुन रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो जॉइंट अपोजिशन की तरफ से बोल रहे थे अडानी मामले पर, जेपीसी की मांग को लेकर, और राहुल गांधी को जो कल सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ। उनका था कि मसला कि देश में ये लोकतंत्र की मजबूती की लड़ाई है, जो लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, इसका आरोप कांग्रेस और विपक्षी नेता लगा रहे हैं उस पर। लेकिन हम चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम छुट्टी पर पहरेदार पर। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल भदौरिया हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं, जसबीर साहब जुड़े हुए हैं, निर्मल कौर जी जुड़े हुए हैं। राहुल, अमृतपाल की बात तो हो गई, वो एक हफ्ते से फरार है और उनकी बात चल रही है, पुलिस उनको पीछा कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश का हाल क्या है? वहाँ तो एक महीना पूरा हो गया है, शूटर्स जो थे उमेश पाल हत्याकांड में कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, और जिस तरीके से वीडियो सामने आया, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आया, सबने देखा, पूरी देश की जनता ने देखा कि किस तरीके से इस जघन्य हत्याकांड को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। और जो माफिया अतीक अहमद था, उसके जो गुर्गे हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि 2 एनकाउंटर हुए, लेकिन वो गुर्गे हैं जिन्होंने हत्या करी, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो। राहुल, आपके पास लौटता हूँ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा भी जुड़ गए हैं। बग्गा साहब, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। अमृतपाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या देख रही है? क्या पंजाब सरकार के साथ केंद्र सरकार उसमें मदद कर रही है, या उसकी मदद नहीं हो पा रही, इस वजह से अमृतपाल पकड़ में नहीं आ रहा? देखिए, ऐसा है, पूरे देश ने देखा था, और आपने ये खबर भी चलाई थी कि लगभग आज से 15 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी गृह मंत्री के पास आए थे और उन्होंने मदद मांगी थी जी। उसके बाद केंद्र ने अपनी कंपनियां भेजी, सीआरपीएफ भेजी, रैपिड एक्शन फोर्स भेजी। जो ऑपरेशन है वो पंजाब सरकार का काम है, लेकिन पंजाब सरकार केंद्र सरकार से जो भी मदद मांगेगी, केंद्र सरकार उनको मदद कर रही है। मुझे लगता है ये चीजें टीवी में बताने लायक भी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार, पंजाब सरकार जो भी मदद चाहेगी उनके साथ खड़ी है। देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए जो भी कदम, जिस भी प्रकार का, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, हमारे साथ की हो, कोई भी हो, देश पहले है, और देश की एकता अखंडता बनाने के लिए जो भी मदद मांगेगा केंद्र सरकार उसके साथ खड़ी होगी और साथ मिलकर देश की और एकता अखंडता को बचाए रखेगी। जी, क्या आपको लग रहा है क्या गैप है जब केंद्र सरकार की एजेंसीज उसमें सपोर्ट कर रही हैं, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, उनकी पुलिस जो है वो लगातार उसमें लगी है, तो ऐसा क्या गैप है? आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है? ये देखिए, ऐसा है कि पंजाब पुलिस उसको भी कर रही है, उसके बीच में किसी भी इस प्रकार का बयान देना मुझे लगता है कि उनके सही नहीं रहेगा जी। चाहे वो हमारी सरकार हो ना सरकार हो, इस समय वो ऑपरेशन को कर रही है और ऑपरेशन बीच में है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई बयान देना चाहिए जिनकी उनका हौसला खराब हो जी। कोई भी उनको मदद चाहिए होगी, हम उनके साथ खड़े हैं। एक बार ऑपरेशन खत्म हो जाए, एक बार वो लोग जो भी है जिन्होंने जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं गिरफ्तार हो जाएंगे तो बाकी चीजें तो चलती रहेंगी जी। जी जी। बग्गा साहब, एक और सवाल है, वो उत्तर प्रदेश को लेकर है। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार भी है और योगी साहब की सरकार भी है, लेकिन 1 महीना हो गया उमेश पाल हत्याकांड में कोई बात आगे नहीं बढ़ी। उसके जो शूटर्स हैं, उसके जो हत्यारे हैं, उनको पकड़ नहीं पाई है पुलिस। बड़ा आप तो मानते हैं कि बहुत मजबूत चीफ मिनिस्टर है योगी साहब?
जी। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने पुलिस पे हमला किया, जी। वो ऊपर भी जा चुके हैं। मैं आपको आज टीवी चैनल के ऊपर सभी आपके व्यूअर्स के सामने ये लाइव चल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ, जी। एक भी हत्यारा बचेगा नहीं। या तो वो जैसे योगी जी कहते हैं, या तो वो जेल में जाएगा या ऊपर जाएगा। जी, नहीं 1 महीना हो गया, आपको नहीं लगता कि ज्यादा वक्त हो गया? 1 महीना कई हत्यारे, मुझे लगता है आपकी जानकारी और व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, कई हत्यारे एनकाउंटर में ऊपर जा भी चुके हैं। अच्छा, कई हत्यारे एनकाउंटर में जा चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैडम कौर, जो बात हो रही है अमृतपाल की भी और उमेश पाल हत्याकांड की भी, दोनों में आप पुलिस की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं और क्या आप इसको ठीक मानती हैं? पहले अभी जब बात हो रही थी तो उमेश पाल हत्याकांड की, कि ये कह देना कि नहीं, कई हत्यारे जो हैं एनकाउंटर में ऊपर जा चुके हैं, इज इट राइट वे टू एक्सप्रेस और इज इट राइट वे टू टेक एक्शन? नहीं, मेरे ख्याल से वो मतलब उसका ब्लैक एंड व्हाइट तरीका तो यही है कि उनको पकड़ा जाए और जी। उनको कानून के सामने पेश किया जाए जी। और अदालतें देश के कानून के मुताबिक उनको सजा दे। और जो अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी जितनी भी कमजोरियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस जी। सिस्टम में। और अधिकतर जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो आम जनता पुलिस को उसका 80% मान लेती है। जी। सच ये है कि पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मात्र 2% है। जी। 98% तो बाकी है, कोर्ट्स हैं, प्रोसिक्यूशन है, जेल्स हैं। जी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत एक विशद चीज है। और पुलिस क्योंकि वर्दी में होती है, सामने दिखाई देती है, कटिंग एज है, बिल्कुल फ्रंट में होती है, उसका फुट सोल्जियर है कोर्ट्स का, तो ऐसा लगता है कि पुलिस ही हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ये नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा अगर फॉल्टी है तो आई थिंक इट इज बेटर लेट द सोसाइटी सफर। जी। एनकाउंटर क्यों करें? हाँ, क्योंकि वही encounter मैं से आपसे बहुत- समझना चाहता था, डू जी हाँ। यू सपोर्ट दिस समाज- आइडिया ऑफ समाज को एनकाउंटर? चाहिए कि अपने डू यू अपने सपोर्ट दिस criminal आइडिया ऑफ justice system को एनकाउंटर दुरुस्त मैम? करे। जी। हाँ, दुरुस्त करे, बजाय इसके कि ये इस तरह के जो शॉर्टकट्स हैं जो कि बड़े पॉपुलर है हिंदी मूवीज के चलते, जी। जो हिंदी पिक्चरों में होता है कि मार दिया जाता है जी। और लोग इस पे बहुत तालियां भी बजाते जी। हैं। पर अगर क्रिमिनल सिस्टम हमारा बीमार है तो सबसे पहले उसी का ट्रायल हो जाए, बाकियों का ट्रायल बाद में हो, जी, उसका है ना? ट्रायल हो जाए। पुट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑन ट्रायल, जी। उसको पहले हम लोग सुधार लें, बाकी बाद में क्राइम को और समाज को सुधारेंगे। जी। पर वो हम करते नहीं। जी। हम लोग सिर्फ पुलिस सुधारों की बात करते हैं, पुलिस दिखती है, हमें लगता है पुलिस ही एक, भाई बाकी अंगों को भी तो देखो। वो नेक्स्ट डोर होता ना हमारे, सीधा सीधा से उससे बात होती है। हाँ, और बड़ी बात है कि गाड़ी के 4 पहियों में से एक आप बहुत फुला देंगे, बाकी फुस से एकदम बड़े रहेंगे, गाड़ी कैसे चलेगी? जी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इस समय यही हालत है। जी। पुलिस तो फिर भी क्योंकि विजिबल है, सामने आती है, उसका दोष हानि कुछ ना कुछ पता लगता है, परंतु बाकी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंग है वो इतना, हम लोग कभी भी जब भी विचार विमर्श करते हैं, आप देखिए पुलिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, हम कभी कोर्ट्स की बात नहीं करते, हम कभी जी। प्रोसिक्यूशन की बात नहीं करते, हम कभी जेलों की बात नहीं करते। ये तो पुलिस से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। हम कभी हमारे जो बेल पे बेल होती है, हमारी जो एडवोकेसी है, बार एसोसिएशंस है, या वो जो उस पर हमारे कोई बात कानून नहीं है या करते। प्रोसीजर है, वो ज्यादा जरूरी है बजाय पुलिस पकड़ के भेज दिया 2 दिन में आ गया। ठीक है। बहुत कई बार हेनस क्राइम्स में देखते हैं जी। 23 दिन में बाहर। भाई 23 दिन, इसको तो 23 जन्म नहीं बाहर आना चाहिए था। जी, जो और कुछ ना कुछ वो टेक्निकल लूप दोनों चीजें मैडम, हीनियस क्राइम वाले 23 दिन में बाहर आ जाते हैं और जो क्राइम नहीं करते वो 23 साल तक बिना बात के जेल में रहते हैं। क्योंकि उनका कोई वेली वारिस नहीं होता। हाँ, जी। उनको बाहर अंडर ट्रायल्स के, तो देखिए अंडर ट्रायल्स जो है कई एकदम स्पष्ट नियम है कि अगर आपने, जैसे आपकी अगर मैक्सिमम सजा जो आप अपराध में है हाँ, यदि जेल उससे में, ज्यादा- अगर वो ये, हाँ, सीआरपीसी में सेक्शन है, अगर वो 10 साल की सजा आप आधे से ज्यादा आधा काट लिया, तो ये आपका हक बनता है कि आपको जमानत मिले। जी। पर है कि वो गरीब लोग वो अपना जमानतदार ही नहीं जुटा पाते, जी। वो नहीं कर पाते, उनको जेल में कोई बताता भी नहीं है कि तुम्हारा हक बनता है, क्योंकि वो अनपढ़ है, एक ऐसी उससे आते हैं जहां उन्हें पता ही नहीं कि उनका हक क्या है, क्या नहीं है, क्या कानून के तहत वो लोग एंटाइटल्ड है। तो जेल में इस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको फ्री लीगल एड दी जानी चाहिए, और अगर वो जमानतदार नहीं अरेंज कर पा रहा, कोई ना कोई व्यवस्था तो की जानी चाहिए कि वो जो उसका हक बनता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, जो देश का कानून कहता है, उसके बावजूद आप उनको जमानत नहीं दे पाते। और यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि पता नहीं क्या क्या करके जमानत ले लेते हैं। और एक तो भागे रहते हैं, और अगर कभी पकड़ भी लिए भूले भटके तो तुरंत जमानत पे आ जाएंगे। जी। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा बहुत परेशान है इस समय, उसको पहले दुरुस्त किया जाए। जी। राहुल, अभी बग्गा साहब कह रहे थे कि कुछ लोगों को पकड़ा गया है, कुछ को ऊपर भेज दिया गया है, आपकी क्या खबर है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रयागराज में ये जघन्य हत्याकांड हुआ उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, चूंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सूबे के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सदन में जो है जिस तरीके से कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, जिसको देखते हुए यूपी एसटीएफ को पूरी कमान दे दी गई थी और जो है पुलिस भी प्रयागराज की लगी हुई थी।
दो एनकाउंटर हुए, लेकिन दोनों एनकाउंटर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहे। हालांकि पुलिस की धरपकड़ जारी है, लेकिन जो मेन गुर्गे हैं अतीक के, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो या फिर अतीक का बेटा जो असद है, जिसका नाम खुलकर सामने आ रहा था, जिसकी लोकेशन भी शायद नेपाल में पाई गई थी, ये अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और पुलिस को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले फिर कहा था कि सबसे बड़ी बात है पुलिस और माफियाओं का गठबंधन। सबसे पहले सरकार को इस चीज पे मॉनिटरिंग करनी होगी और ऐसे दागी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो अपराधियों से गठबंधन रखते हैं। जो जिस तरीके से कानपुर में भी आपने देखा था कुछ वर्षों पूर्व, विकास दुबे नामक एक माफिया ने 9 पुलिस कर्मियों की हत्या करी थी और उसमें भी जो पुलिस का रोल था वो बेहद, जो चौबेपुर थाना था उसकी पूरी पुलिस सस्पेंड करी गई थी। उसका जो एसएचओ था वो आज भी थाने में, उसका जो दरोगा था उस हल्के का वो आज भी जो है जेल में बंद है। जिस तरीके से उसने 9 पुलिस कर्मियों के, अपने ही 9 पुलिस कर्मियों की एक तरीके से हत्या करा दी थी मुखबरी करा के। तो ये जो पुलिस और माफियाओं का गठबंधन है, सबसे पहले इस पे विचार और विमर्श करने की आवश्यकता है कि इस तरीके के पुलिस कर्मियों को पहले बर्खास्त किया जाए। हालांकि प्रयागराज में जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले तबादला एक्सप्रेस चली और ये जो पुलिसकर्मी थे जिनके ऊपर पुलिस को शक था कि ये जो माफियाओं को है ये कहीं ना कहीं सूचना पहुंचाते हैं, इनको दूसरे जिले में भेजने की बात कर दी गई है। लेकिन अब ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों की भी आवश्यकता है, क्योंकि इससे न केवल जनता को, आम पब्लिक को, जब बल्कि पुलिस के ही जो अधिकारी हैं उनको भी खतरा है। इस तरीके के पुलिस कर्मियों को तो सबसे पहले पुलिस कर्मियों को अपना खुफिया तंत्र मजबूत करना होगा और ये जो पुलिस और अपराधियों का गठबंधन है इसको खत्म करना होगा। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मेरे सहयोगी अली शरार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं। अली का जो है पुलिस और क्राइम को लेकर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अली साहब, 2 बातें राहुल ने कही। एक तो कहा कि पुलिस और माफिया नेक्सस, दूसरा उन्होंने तबादला एक्सप्रेस कहा। लेकिन मैडम ने कहा, जो फॉर्मर डीजी भी हैं, उन्होंने कहा कि विल पावर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विल पावर है कि नहीं, विलिंग है कि नहीं, क्या आपको लग रहा है इन दोनों मामलों में? अमृतपाल का मसला ले लें, चाहे उमेश पाल हत्याकांड को ले लें। देखिए, बिल्कुल आपको बताएं, देश के इस वक्त सबसे बड़े मुद्दे 2 बन चुके हैं। एक अमृतपाल हत्याकांड, दूसरा माफ़ कीजिएगा उमेश पाल हत्याकांड और अमृतपाल। अमृतपाल क्योंकि भगोड़ा है और उसे आईएसआई से जुड़ा हुआ ने कनेक्शन बताया गया, एनआईए उसकी तलाश कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है। दूसरा, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, देश का सबसे अच्छे शहरों में कहलाया जाने वाला उत्तर प्रदेश का शहर प्रयागराज, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड के बाद अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि इनाम की घोषणा की गई है, इनाम की धनराशि बढ़ाई गई है, लेकिन अभी तक ना असद हाथ में आया, अतीक का बेटा, ना ही 5 जो आरोपी हैं जिनके ऊपर इनाम घोषित किया गया, ना वो हाथ में आए। सबसे बड़ी बात यह है, अभी मैं डिबेट में दोनों बातें सुना था, राहुल जी भी बोल रहे थे, सबसे बड़ी बात ये होती है जब सरकार आती है तो उस दौरान जो विधायक चुनकर आते हैं, चाहे वो किसी वर्ग के भी क्यों ना हो, जो विधायक चुनकर आते हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जाती है पुलिस की तरफ से। जो सुरक्षा में 5 साल उनके साथ गनर रहते हैं या एसआई रहते हैं, वो उन्हें अपना भगवान मान बैठते हैं और वो उनके इशारे पे काम करते हैं, क्योंकि वो सत्ता में होते हैं विधायक या सांसद हों। जब वो उन पे किसी का आरोप लग जाता है हत्या का या किसी आतंकी संगठन का, तो वो उनकी मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पहले इस परंपरा को तोड़ना होगा, क्योंकि जो 5 साल तक जो गनर मुहैया कराए जाते हैं सरकार की तरफ से उन विधायक और सांसदों को, जो बाद में उनकी भूमिका संदिग्ध निकल के आती है, तो उनके जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर गनरों को चेंज करना चाहिए, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर बनकर किसी के ना रहें। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब कोई आरोपी की गिरफ्त के लिए पुलिस तलाशी लेती है या जाती है, तो सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस इन दिनों एनकाउंटर पुलिस कहलाती है। ठीक है अली, आपके पास आता हूं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम छुट्टी पर पहरेदार पर। हम कोशिश कर रहे हैं चर्चा करने की, बात करने की और समझने की कि अमृतपाल कहाँ फरार है और उमेश पाल हत्याकांड में क्या हुआ है। हमारे साथ निर्मल कौर जुड़ी हुई हैं, फॉर्मर डीजी हैं, आईपीएस रही हैं, सख्त छवि वाली हैं। मेरे सहयोगी अली शरार भी हैं और जसवीर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम, अभी अली हमारे बात कर रहे थे एनकाउंटर पुलिस की। आप
इस पर चर्चा कर ही रही थी। इस एनकाउंटर में पुलिस के रोल को कैसे देखते हैं? जो जितना एनकाउंटर करता है वो बड़ी हीरो पुलिस होती है, जबकि क्या आप समझते हैं कि ये लीगल काम है पुलिस का? नहीं, ये टोटली इलीगल काम है। और एनकाउंटर देखिए, जान लेने का हक तो कानूनी तरीके से आप ले सकते हैं, जो कि कोर्ट्स का मामला है। जी। अगर उनको किसी को फांसी की सजा सुनानी है या जो भी सजा, उस कोर्ट का, ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। जी। पुलिस को किसी की जान लेने का हक नहीं है अनलेस कि सेल्फ डिफेंस में हो। सेल्फ डिफेंस में तो एक नागरिक भी ले सकता है। अगर आपके घर में कोई आए, आपको मारने की कोशिश करे, या सारे बाजार आपको मारने की कोशिश करे, तो आप भी वापस मार के जितना बल वो प्रयोग कर रहे हैं उतना बल प्रयोग करके उसका अंत कर सकते हैं। अगर वो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसको मार रहे हैं, तो वो हक तो आपको है सेल्फ डिफेंस का। परंतु अदरवाइज एनकाउंटर जो फिल्मी स्टाइल में कि लाए, पकड़े और शूट कर दिया, वो एक जायज चीज नहीं है। और अगर इनफॉर्मली वो है कहीं, हिंदी फिल्मों में तो देखने से लगता है कि है, और अगर वो कोई करता है तो अपने रिस्क पे करता है। और ये गलत भी है एक तरह से, क्योंकि व्यवस्था सुधारने की पूरी जिम्मेदारी एक पुलिस ऑफिसर पर नहीं हो सकती। व्यवस्था समाज की है, समाज के साथ चलेगी। और समाज को अपने में जो पूरा तंत्र है उसमें सुधार लाना है। एक इंस्पेक्टर के मत्थे या एक पुलिस ऑफिसर के मत्थे या एक ग्रुप ऑफ छोटे से थाना के मत्थे क्यों हो कि इस क्रिमिनल का अंत आपको करना। क्रिमिनल का अंत करने के लिए तो जितने भी अंग है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तंत्र के, सबको जुड़ना पड़ेगा, सबको एकदम सहयोग से काम करना पड़ेगा, टीम के रूप में काम करना पड़ेगा, और उस क्रिमिनल का या क्राइम का जो नेटवर्क है उसका अंत करना होगा। तो एनकाउंटर जैसा जो शॉर्टकट है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और कानूनन ठीक भी नहीं है, कानूनन भी ठीक नहीं है, और मेरे ख्याल से मॉरली भी ठीक नहीं है, नैतिकता के आधार पर भी ठीक नहीं है। क्योंकि नैतिकता तो ये कहती है कि दूसरे को भी अपने बचाव का मौका दिया जाए। जी मैडम, अभी अली जो हमारे सहयोगी हैं वो एक बात का और जिक्र कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल नेक्सस होता है उसकी एक बड़ी वजह है कि जो लोग सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के, या जिन लोगों के, वो उनके साथ एक ऐसा कनेक्शन हो जाता है कि वो उन्हें ही अपना खुदा समझते हैं, अपना भगवान समझते हैं, और वो एक ऐसा कनेक्शन हो जाता है कि जब वो अपराध में शामिल हैं तो सबसे ज़्यादा जो गनर और सिक्योरिटी वाले लोग हैं वही उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या रास्ता है? इसका रास्ता ये है कि जो भी उनके करीब होता है, कोई भी पावर सेंटर है, चाहे वो राजनेता के रूप में हो या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, उसके आसपास जो लोग हैं वो भी बहुत सारी रिफ्लेक्टेड पावर एंजॉय करते हैं, एक ऐसी शक्ति एंजॉय करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग क्लोज टू हिम। तो ये जो रिफ्लेक्टेड पावर है ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, सब एक मतलब इलीगल पावर है, और उसका वो लोग इनफॉर्मल तरीके से यूज करते हैं। बहुत सारी, जैसे आपके गनर हैं, उनके पास बहुत सारी पैरवीज आती हैं, अगर आप मंत्री हैं या MP हैं या MLA हैं, बहुत सारी पैरवीज वो लाते हैं। वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर या वो पावर काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं, और कई लोग उनको तहसीली के लिए, बाकी कामों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। आप देखिए बहुत सारे जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो पब्लिक लाइफ में हैं, उनके साथ कई बार आप देखेंगे कि बॉडीगार्ड वगैरह अटैच्ड हैं, जिनका काम क्या है जाके तहसीली करना, तो वो अपने आप में गलत है। तो वो उस तरह के लोगों को मेरे ख्याल से, और एक तो मांग के बाय नेम किसी को सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, और उनको बदलते रहना चाहिए समय समय पे, ताकि वो भी पुलिसिंग भूल के खाली मतलब गैंगलॉर्ड्स ना बन जाए। जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा टफ सवाल है पुलिस को लेकर, माफ़ी चाहता हूँ, कि जो अमृतपाल का हम जिक्र कर रहे थे, आपने भी किया जिक्र, अभी तो फरार है, पुलिस उसको तलाश रही है, उसमें हम ज़्यादा सख्त नहीं हो सकते क्योंकि पुलिस अपनी एक्सरसाइज कर रही होगी या जो भी एजेंसीज कर रही हैं। लेकिन जब वो यहाँ मौजूद था, वो तस्वीर आप जानते हैं कि एक थाने के अंदर उसके सहयोगी, उसके समर्थक जिस तरह से हमारे पुलिस ऑफिसर पर दबाव बना रहे थे, और पुलिस ऑफिसर की मैं पूरा एक्शन देख रहा था, उसको मैं विजुअली नहीं कह सकता, लेकिन जो भूमिका पुलिस की रही, और जब वो आपके घर पर मौजूद है तब आपने उसको पकड़ा नहीं है। क्या पुलिस कमज़ोर थी? क्या उस भूमिका को आप एक डरी हुई पुलिस के तौर पर देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, एक प्योर एंड सिंपल ब्लैकमेल उसने किया। इट इज़ अ केस ऑफ प्योर एंड सिंपल ब्लैकमेल। वो ब्लैकमेल किया उसने पुलिस को लेके आया, और पुलिस का कहना है कि क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहब लेके आए थे तो बेअदबी हुई, तो उसका भी एक तरीका था। गुरु ग्रंथ साहब को भी हैंडल किया जा सकता था अदब के साथ, और इनको भी पकड़ा जा सकता था। पहली बात तो वो एकदम मतलब कायरता का काम किया जो श्री गुरु ग्रंथ साहब को लेके थाना पे गया। ये मर्यादा नहीं है गुरु ग्रंथ साहब की। गुरुओं ने कभी पीठ नहीं दिखाई। अभी भी जिस तरह वो भागा फिर रहा है, रूप बदल रहा है, क्या क्या कर रहा है, गुरु किसी लड़ाई से कभी पीठ दिखा के नहीं भागे। उन्होंने हैंड्स ऑन एकदम छाती पे गोलियां खाई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को भी दीवारों में चिनवाया। मैम वो तो कभी मैदान से भागे नहीं है। गुरु तो उनका बचने का माध्यम है। मैं तो बात पुलिस की कर रहा हूँ, अमृतपाल की बात ही नहीं कर रहा। जितने उसके फॉलोअर जो वो फैला रहे हैं, वो तो अमृतपान करा रहा है, क्या क्या करा रहा है, गुरुओं का नाम लेके तो करा रहा है वो। तो अगर उसकी असलियत जनता के सामने लाई जाए,
और जो इस तरह के कि वो किस तरह से रेडिकलाइज कर रहा है वहाँ पर यूथ को, अगर वो सामने लाया जाए और जो भी अभी भी जैसे सहयोगी रूप में गिरफ्तार हुए हैं जो सॉफ्ट लोग हैं उनको पूरी तरह से उनको अपनी देशभक्ति की ओर मोड़ के छोड़ दिया जाए, जैसा कि सरकार खुद कह रही है, पर छोड़ने काफी नहीं है, उससे पहले उनकी ब्रीफिंग करनी होगी, उनको थोड़ा डी रेडिकलाइज करना होगा, उसके बाद इस तरह के जो ग्रुप्स उसके फॉलोअर्स हैं उनको डी रेडिकलाइज किया जाए और जितना भी वो अपनी कहानी कह रहा है अमृतपान के माध्यम से या डी एडिक्शन सेंटर के माध्यम से वो हथियार जुटा रहा है, वो खाली अपना एजेंडा खेल रहा है। वो तो मतलब एक पैराड्रॉप किया हुआ व्यक्ति है जो कुछ महीने पहले विदेशी ताकतों ने हमारे देश पे पैराड्रॉप कर दिया और अब हम लोग उसका दंश झेल रहे हैं। पर है कि उसकी सपोर्ट में बब्बर खालसा भी है, उसकी सपोर्ट में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके की बड़े बड़े अंडरग्राउंड अच्छे नेगेटिव नेटवर्क हैं ऑलरेडी पूरे देश भर में और नेपाल में भी और विदेशों में भी जी। तो उसी नेटवर्क का उपयोग शायद वो भागने के लिए कर रहा है क्योंकि इसका अपना नेटवर्क तो उतना पुराना है नहीं जी। तो उनके क्योंकि सपोर्ट है खंडा वगैरह का और बाकी लोगों का पन्नू वगैरह का, उन्हीं के नेटवर्क की मदद से ये भाग रहा है, उन्हीं के नेटवर्क की मदद से ये शरण ले रहा है जगह जगह। तो उन नेटवर्क्स को भी अगर खंगाला जाए तो इसको आराम से पकड़ा जा सकता है और इसको जो ये नए यूथ पे जो प्रभाव डाल रहा है उसको एकदम कम किए जाने की जरूरत है, उसको नेग्लिजिबल करे जाने की जरूरत है। और जितने भी लोगों को ये कुछ कह रहा है कि धर्म खतरे में है कह के कह रहा है तो उन्हें बताया जाए कि धर्म का असली मतलब क्या है, ये धर्म नहीं है। ठीक है, मेरे सहयोगी माखन शर्मा भी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सर, कुरुक्षेत्र में क्या अपडेट है? अभी वो यहाँ पर अमृतपाल है, ट्रेस किया गया है या भाग गया है, क्या अपडेट है? पुलिस क्या कह रही है लोकल? देखिए, लोकल पुलिस इस विषय में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि 2 दिन यहाँ पर एक सिद्धार्थ कॉलोनी है, वहाँ पर एक महिला के घर में रहा। जो महिला के बारे में बताया गया है वो पप्पल प्रीत की बिल्कुल नजदीकी बताया गया है। उसको पिछले 2 साल से पप्पल प्रीत का और उस महिला बलजीत कौर का जो कि लगभग 28 से 32 साल की उम्र की है, MBA पढ़ी लिखी है, MBA की हुई है, बेरोजगार है, उसके साथ उसकी नजदीकियां थी। यहाँ पर आकर वो 2 दिन यहाँ पर 19 और 20 तारीख को यहाँ पर रुके और उसके बाद यहाँ से जो महिला जो स्कूटी है उसको पटियाला छोड़कर आई, यहाँ से दिल्ली की तरफ बस जाने वाली बस में तो जो बस स्टैंड है वहां पर आकर वो रुका, पप्पल प्रीत और अमृतपाल। और उसके बाद वो कहाँ गया, उत्तराखंड गया, उत्तर प्रदेश गया, दिल्ली गया, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की एक बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि सांप निकल गई, उसके बाद लकीर भी ये लोग पीट रहे हैं। जो बलजीत कौर है उसके भाई जो कि SDM का रीडर है उसको भी उठाया गया था परंतु उसको देर रात छोड़ दिया गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और अपडेट किया। वीना अरोड़ा मेरी सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। वीना, क्या अपडेट है चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस का, पंजाब पुलिस और सरकार की तरफ से अमृतपाल को लेकर? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है वीना, आपके पास फिर लौटूंगा। जसवीर साहब, क्या अपडेट है इस समय पंजाब पुलिस का? पकड़ कर रही है, जितने भी अमृतपाल के साथी है उनको घर घर जाके पकड़ रही है। और पंजाब पुलिस ने ऐसा नहीं है कि मशक्कत नहीं की, पंजाब पुलिस ने बहुत मशक्कत की, पर जो क्रिटिसाइज हो रहा है या जो ओपोजिशन है वो यही कह रही है कि लगभग पंजाब में 80,000 जो पंजाब पुलिस के आदमी है वो एक बंदे को नहीं पकड़ सके। तो ऐसा उनको ये देखने को या सुनने को मिल रहा है क्योंकि जब अमृतपाल पंजाब में था तब पंजाब पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई और अब जो अमृतपाल भाग चुका है और उसके पीछे पीछे ये पंजाब पुलिस भाग गई, तो ये सारा फिल्मी सीन ही नजर आ रहा है क्योंकि यही थोड़े दिन में बाद पता चलता है कि अमृतपाल एक रात यहाँ रह के गया या एक रात यहाँ पे गया या उसने ये मोटरसाइकिल यूज किया या ये स्कूटी यूज की। वो हर जगह पे पंजाब पुलिस भागने पहुंच रही है और उसको ये नहीं पता क्योंकि इससे ये लगता है कि अमृतपाल का जो नेटवर्क है वो पंजाब पुलिस से ज्यादा तगड़ा है और पंजाब पुलिस का नेटवर्क काफी कमजोर नजर आ रहा है। यहाँ जैसे कि मैडम बता रही थी कि शायद कोई ऐसा ड्राइवर ही नहीं मिला उनको जो कि अमृतपाल की स्पीड को पकड़ सके। सो देखने वाली बात है कि पंजाब पुलिस अपना काम तो अच्छा कर रही है पर उन्होंने जो समय था उस समय अपना काम नहीं किया। ये जो क्रिटिसाइज है ये ओपोजिशन बोल रही है। जी अली साहब, आप तो पुलिस के बड़े बड़े अफसरों के साथ बहुत साथ रहते हैं, बहुत काम उनका भी देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम गाड़ी की है कि उनकी गाड़ी के हॉर्स पावर कम है या ड्राइवर अच्छे नहीं हैं?
और मैं पहले फिल्मों में देखता था तो सोचता था कि पुलिस का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल रियल सीन पुलिस का फिल्मों जैसा ही लग रहा है कि अमृतपाल आगे आगे पुलिस पीछे पीछे। ये गाड़ी की स्पीड बढ़ नहीं सकती क्या? कुछ ड्राइवर बदले जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल बदले जा सकते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस की बड़ी नाकामी यहाँ कही जा सकती है इसलिए क्योंकि जब पंजाब हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी में दौरान ये कहा था कि 80,000 पुलिसकर्मी उस समय कहाँ थे कि जब अमृतपाल पंजाब में था, और अभी कहा जा रहा है कि वो पंजाब से बाहर है। हालांकि जांच एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक सभी के हाथ खाली हैं। ये भी दावा किया जा रहा है पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से कि जो पंजाब से मिले राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वहाँ तमाम जो बैरिकेटिंग बढ़ा दी गई है, वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहाँ पर चेकिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के हाथ खाली हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस की नाकामी यहाँ साफ जाहिर हो रही है। नहीं तो क्या वजह क्या है? इतना सिस्टम होता है, इतना बड़ा महकमा होता है, इतनी गाड़ियाँ होती हैं, इतने घोड़े होते हैं, इतनी इंटेलिजेंस होती है, कहने के लिए तो आप बताते कि बहुत मजबूत होती है हमारी पुलिस, और जब काम होता है तो पता नहीं पड़ता कि क्या होता है। देखिए दावे तो बहुत किए जाते हैं और उन दावों की सच्चाई तब सामने निकल के आती है जब कोई ऐसा मामला है, जैसे कि अब अमृतपाल सिंह का जो मामला है वो देश भर के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है, क्योंकि देश की जांच एजेंसियों ने ये साफ कर दिया है कि उसके आईएसआई से भी संबंध हैं, वो एक बड़ा टेररिस्ट गैंग है उसके संपर्क में है। तो ये कहा जा सकता है कि जल्दी अगर उसकी गिरफ्तारी न हुई तो कुछ बड़ी अनहोनी की भी आशंका जताई जा सकती है। इसी के चलते पंजाब सहित दिल्ली की भी जो जांच एजेंसियां वो अलर्ट हुई हैं, दिल्ली पुलिस के संपर्क में आई है पंजाब पुलिस, और ये कहा जा रहा है कि कई राज्यों की पुलिस लेकर के जल्द से जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब उसके 6 समर्थकों की गिरफ्तारी की थी, उसके ड्राइवर गिरफ्तार किया गया था, उसकी कार बरामद की गई थी, तो ये दावा किया जा रहा था कि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए की टीमें उसके पीछे लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक ये भी कहा जा सकता है कि उनके भी हाथ खाली हैं। जी, वीना अरोड़ा भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। वीना, आपके पास क्या अपडेट है? ये ठीक है कि एनआईए भी जुड़ गई है और सेंट्रल एजेंसीज भी हैं, पंजाब पुलिस भी काम कर रही है, रिजल्ट जो है बिल्कुल सिफर है। ये मेरी पढ़ाई जैसा है कि मैं साल भर बहुत ही पढ़ता था लेकिन हमेशा ही फेल होता था। जी विजय, बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहूंगी 18 मार्च से लेकर अब तक अमृतपाल सिंह के बारे में कोई भी जो जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है। अगर बात की जाए पंजाब पुलिस की तो सबसे पहले पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलती है, फिर उसकी ब्रेजा गाड़ी मिलती है, फिर उसकी प्लेटिना बाइक मिलती है, उसके बाद वो एक्टिवा मिलती है जिसे बलजीत कौर जो शाहबाद की रहने वाली है, जिसके पास अमृतपाल सिंह 19 और 20 मार्च को ठहरा था, जिसे पुलिस ने डिटेन करने पर यह बताया है कि बलजीत सिंह वो एक्टिवा को पंजाब छोड़कर आई थी, जिस एक्टिवा पर अमृतपाल सिंह अपने दोस्त पपनजीत सिंह के साथ आया था। लेकिन अभी भी अगर पुलिस की नाकामी की बात की जाए तो पुलिस के हाथ सिर्फ अमृतपाल सिंह के सिर्फ निशान ही लग रहे हैं, चाहे वो गाड़ियां हैं या बाइक है या एक्टिवा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हालिया सवाल पैदा हो रहा है कि अगर अमृतपाल सिंह है तो वो कहाँ है। लेकिन नगर कहीं सिर्फ हवाई बातें हैं कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही ऐसा कुछ होता है कि अमृतपाल सिंह वहां से निकल जाता है, और अगर पुलिस के हाथ में कुछ लगता है तो वो सिर्फ उसकी गाड़ियां या उसकी बाइक या उसकी एक्टिवा। इसमें कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की अगर बात की जाए तो 80,000 पुलिस कर्मचारी हैं जो अभी तक सिर्फ अमृतपाल सिंह के बारे में जानकारी ही लगा पाए हैं, लेकिन अमृतपाल सिंह को पकड़ नहीं पाए। जी सर, पकड़ नहीं पाए। मैडम कौर, जो बात हो रही है, आपने कहा विल पावर की बात कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि पुलिस जो है वो सख्त होती है, अपना काम भी करती है, पुलिस पर हमेशा नाराज होने की बात नहीं है, लेकिन अक्सर वो जो काम है वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे पर करती है, जिसे हम पॉलिटिकल विल कहते हैं। क्या आपको यहाँ पर भी कोई पॉलिटिकल विल का मसला नजर आ रहा है? मेरे ख्याल से कुछ ढीलापन तो हुआ शुरू में, तो डेफिनेटली जो जिस तरह से मामला हैंडल किया गया वो तो पॉलिटिकल पावर्स के बीच में इंटरफेयर ना करने वाली की ही स्ट्रेटजी रही होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स आपका कुछ और है जो वहाँ पावर में है, और कि उसके खिलाफ हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप इज क्लियरली सीन टू बी अ खालिस्तानी समर्थक, कि आपके लोग तो जाके खालिस्तानियों के घर पे रहते हैं, आपने तो उनसे फंडिंग ली है, आपने तो उनसे बहुत सारा सहयोग किया आप पार्टी ने। तो इसको लेकर के वहाँ की जो देखिए जो ब्यूरोक्रेट होता है, जो कि अफसर है, अफसरशाही की एक खासियत है कि वो अपने मास्टर्स को नाराज नहीं करना चाहते। और हमारी तो पुलिस का तो कैरेक्टर ही है, पुलिस क्या हर विभाग का बनाया किसने था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का काम क्या था? लोगों पे, मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी वो, कंट्रोल लोगों पे कानून चलाना, लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करना, अपने में इस्तेमाल करना।
और वही लेगेसी है हर डिपार्टमेंट की। मैं खाली पुलिस को नहीं कहूंगी, चाहे वो टेलीफोन डिपार्टमेंट हो, चाहे पानी वाला हो, चाहे आप देखिए नेता के घर का नल खराब होता है तुरंत पानी आ जाता है, कहीं और जगह नल खराब होता है 6-6 महीने नहीं कई बार लग जाते हैं, पाइप नहीं रिपेयर होता। तो हम लोग बहुत ही वीआईपी सेंट्रिक और वीआईपी के प्रति प्रतिबद्ध है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, और पुलिस उसमें बहुत खास है, आगे है, क्योंकि पुलिस को सब लोग पावर का स्रोत मानते हैं जी। मतलब वो कोई भी अंग हो, वो हमेशा कहेंगे पुलिस के बिना नहीं होगा, पुलिस को बुलाइए, पुलिस से पावर प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन। और जहां तक कि ये सवाल है कि पुलिस ने मतलब अब वो लोग बेशक उसको खोज रहे हैं, केंद्र सरकार भी पूरी मदद कर रही है, परंतु अगर शुरू से ये दृढ़ शक्ति रही होती तो ये नौबत ही ना आती, मामला इस मोड़ तक पहुंचता ही नहीं कि जो आदमी कुछ महीने पहले आया वो इतना शक्तिशाली बन गया जी। अगर वो जब वो डी एडिक्शन सेंटर में हथियार रख रहा था, आप इतना असला, इतने हथियार मिल रहे हैं, पुलिस क्या कर रही थी जी? मतलब कहते हैं ना कि पुलिस में हमारे कहावत है, जब हम लोग प्रशिक्षण कर रहे थे, कि अगर आपको अच्छे पुलिस ऑफिसर बनना है तो अगर शहर में मतलब आपकी जानकारी के बिना एक पत्ता नहीं हिलना चाहिए जी, तो इंटेलिजेंस की टोटल फेलियर। अच्छे पुलिस ऑफिसरों के बारे में यही कहते हैं कि हाँ हम कर नहीं पाएंगे, पर मेरी जानकारी के बिना मेरे इलाके में कुछ नहीं होना चाहिए जी। तो ये जानकारी की जी एक जानकारी थी, मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर से बात कर रहा था पार्लियामेंट में, तो उनसे जब बात हो रही थी कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है तो क्या कुछ हो सकता है, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर कोई आतंकवादी आ तो सकता है लेकिन फिर जिंदा जाएगा नहीं, ये सिक्योरिटी है हमारी। खैर वो बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और समझनी थी मैडम, पॉलिटिकल विल की बात आपने कर दी, गनर की बात हो गई, ट्रेनिंग की बात हो गई, एक और नाम होता है आईएसआई। ये बड़ा अच्छा नाम है, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन हो ना हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है कि आईएसआई इसको सपोर्ट कर रही है। ये भेजते हैं क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप कुछ करिए? नहीं, भेजने की बात नहीं है, ऑब्वियस है। आईएसआई का जो कार्यक्रम है, के स्क्वायर्ड कहते हैं ना, के वर्ग कहते हैं कि कश्मीर और खालिस्तान जी, दो मुद्दे हैं जिन पर वो लोग बहुत एक्टिव है आईएसआई जी। और ये भी ये जो इसको लाना, इसको नीतिगत तरीके से यहाँ लाना, प्रशिक्षण देना, फिर पंजाब में एकदम पैराशूट से निकाल देना, अमृतपाल को उतार देना, ये सब उन्हीं की रणनीति है, उसी के तहत ये हो रहा है। क्योंकि बब्बर खालसा वाले और बाकी जितने भी लोग हैं, कई लोग तो उनमें से लाहौर में बैठे जिनके जितने उनके नेता, मतलब आईएसआई जो है हमारे सिस्टम से ज्यादा मजबूत है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सिस्टम से ज्यादा मजबूत नहीं है, परंतु एक तो उसके मंसूबे बड़े खराब है, उनको इस बात की चिंता ही नहीं है कि हमारा अपना देश कंगाली के मुंडेर पे खड़ा हुआ है। वो लोग अपने देश के बारे में कुछ नहीं सोचते, उनको बस एक दुश्मन दिखाई देता है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, और भारतवर्ष के वो पीछे पड़े रहते हैं। उनका फेवरेट प्रोजेक्ट है यही K2, के स्क्वायर्ड, कश्मीर और खालिस्तान। इसी में दिन रात वो लोग लगे रहते हैं कि अगर हमारी फतेह कश्मीर में और खालिस्तान में हो गई तो हम पूरे भारत को पा लिया जी। क्योंकि जसवीर साहब सिपाही है जी। जसवीर साहब, मैम ने कहा कि खालिस्तान और कश्मीर आईएसआई का वो है। पंजाब जो है बहुत सेंसिटिव स्टेट है, उसने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, पूरा देश उसको सलाम करता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है ये इशू खालिस्तान और रिलीजियस कंसर्न का भी है पंजाब सरकार के लिए, इसलिए वो बहुत संभल कर चलना चाहती है? तो पंजाब के लोग हैं वो बड़े सेंसिटिव है और अपने धर्म को लेके वो बड़े ही ये ध्यान रखते हैं कि हमारे धर्म की कोई बेअदबी ना हो जाए या हमारे धर्म के खिलाफ कोई बोल ना दे, क्योंकि अगर कोई धर्म के खिलाफ बोलता है या सिखिज्म के खिलाफ कोई बोलता है तो एकदम पंजाब में बवाल मच जाता है। तो ऐसा सरकारों को भी देखना पड़ता है कि पंजाब में ऐसा माहौल ना क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से सरकार खतरे में आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेम तो जरूर है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि पंजाब में माहौल खराब ना हो या हमारी सरकार में कोई ऐसी कमी ना आ जाए या हमारी सरकार चल रही है कि लोगों की वजह से सरकार गिर ना जाए। तो ऐसे कहीं ना कहीं डर का माहौल तो बना ही रहता है, क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं वो बड़े लड़ाके स्वभाव के माने जाते हैं और धर्म के प्रति बड़े अपनी श्रद्धा रखने वाले भी माने जाते हैं जी। जी वीणा जी, जो जसवीर साहब कह रहे हैं, तो कहा जाता है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, तो क्या आजकल पंजाब सरकार छाछ को फूंक फूंक कर पी रही है? जी बिल्कुल, जसवीर सर ने जो कहा है ठीक है, सरकार का यही है, दूध का जला हुआ होता है वो छाछ को भी फूंक मार कर पीता है, क्योंकि पंजाब के जो हालात हैं अभी बहुत ही खराब हैं, क्योंकि जगह जगह पर जो है पुलिस तैनात है, जगह जगह पर नाके लगे हुए हैं। अगर पंजाब के साथ हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा बॉर्डर पर भी पुलिस तैनात है, क्योंकि अगर बात की जाए अमृतपाल सिंह की तो जहां तक पता लगा था कि वो हरियाणा क्षेत्र से होता हुआ देहरादून की ओर निकला है कि वहां से उत्तराखंड की ओर निकला है। अगर बात की जाए शाहबाद से कुछ क्षेत्र से तो वो पता लग रहा था कि वो पानीपत से होते हुए
बिहार की ओर भी निकल सकता है। लेकिन अभी भी हवाई बातें हैं। अमृतपाल सिंह के बारे में जानकारी कोई मिल नहीं रही है। अगर बात की जाए इन सिख कौम की, अगर ऐसी कोई बात होती है, कुछ भी होती है, तो सिख कौम में ऐसी होती है कि 1 मिनट से पहले ही वो हद से ज्यादा बवाल क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अली साहब, चाहे अमृतपाल का मसला हो, उमेश पाल हत्याकांड का मसला हो, श्रद्धा हत्याकांड का मसला हो, कंझावला का मसला हो, अलग अलग घटनाएं अलग अलग पैमाने पर हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जो है आजकल क्रिमिनल एजेंसी की तरह से, क्राइम एजेंसी की बजाय क्राइम रिपोर्टर्स की तरह से काम कर रही है। घटना हो जाए तो वो आपको रिपोर्ट करते रहते हैं। अमृतपाल की आज की जो ड्यूटी है वो पंजाब में है, जालंधर में है, फिर अब वो कुरुक्षेत्र चले गए हैं, फिर वो वहाँ से रात को चले थे, तो ये तो अली शरार भी कर देते हैं। तो पुलिस का रोल क्राइम रिपोर्टर का हो गया है, क्राइम को कंट्रोल करने की बजाय। देखिए, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो वाजिब है, क्योंकि अब पिछले 15 से 20 साल के अंदर पुलिसिंग का स्टाइल बहुत चेंज हुआ है। हालांकि 10 साल से ज़्यादा इसलिए माना जा रहा है जब से क्योंकि लोग सोशल मीडिया के पीछे हो गए हैं, अब व्हाट्सअप और मेल के पीछे रहे। इसकी कारण सबसे बड़ा ये है कि अब पुलिसिंग जो पहले सड़कों पर और गली मोहल्लों से जाकर सर्च करके अपराधी को पकड़ती थी, अब वो सर्विलेंस के मुताबिक चल रही है। उसका मानना है कि मोबाइल के आधार पर, लोकेशन के आधार पर पकड़ा जाएगा, जबकि आजकल के जो शातिर अपराधी हैं वो मोबाइल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब से पहले देश की बड़ी बड़ी घटनाओं में जो आरोपी निकल के आए हैं उनका यही कहना था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि उन्होंने मोबाइल यूज़ नहीं किया, यानी कि उन्हें मालूम है कि मोबाइल की लोकेशन से वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो बड़ा अपराध करते हैं मोबाइल के बिना। लेकिन पुलिसिंग को ये समझने की ज़रूरत है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को समझने की ज़रूरत है कि जब आपको किसी अपराधी को पकड़ना है तो आपको अपराधी की तरह ही सोचना होगा, पुलिस की तरह नहीं सोचना होगा, जब भी आप किसी को पकड़ सकते हैं। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो चल रहा है उमेश पाल हत्याकांड, उसमें असद जो अतीक का बेटा है उसकी मुख्य भूमिका मानी जा रही है। 5 आरोपी और हैं जिन पर 5-5 लाख के इनाम भी घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस जो एनकाउंटर पुलिस कहलाती है उसके भी हाथ खाली हैं। इधर से पंजाब की पुलिस भी एक्सपर्ट पुलिस मानी जाती है। देश की जो कई बड़े राज्य हैं उनमें से जैसे मुंबई की पुलिस बेस्ट मानी जाती है, दिल्ली की पुलिस बेस्ट मानी जाती है, पंजाब की भी मानी जाती है। लेकिन पंजाब की पुलिस के अमृतपाल के हाथ खाली होने पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये खालिस्तान का जो मुद्दा है ये अभी का नहीं है, ये 1980 में उठा था मुद्दा कि सिखों के लिए अलग देश बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद इतने साल गुजरने के बाद उसके बाद 30 साल शांति रही है इस मुल्क में खालिस्तान मूवमेंट को लेकर, तो ये वापस आ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। मैडम, आपसे, निर्मल कौर साहब, आपसे आखिरी एक फाइनल कमेंट चाहता हूँ, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जैसे अली साहब ने जिक्र किया, तो क्या क्रिमिनल्स की और पुलिस की स्थिति तू डाल में पात जैसी हो रही है? जी हाँ, कुछ केसेस में ये स्पेशली 2 जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस आज हमने मुख्यतः डिस्कस किए, उससे ऐसा लग रहा है। परंतु बाय एंड लार्ज देश में 2 ही तो केस नहीं हो रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है। तो पुलिस परिश्रम कर रही है, पुलिस रिजल्ट भी ला रही है, परिणाम भी ला रही है। तो 1 या 2 इक्का चुक्का घटनाओं से मतलब ये तो 2 ही केस की आप बात कर रहे हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल है। तो पुलिस की पूरी कार्यवाही का या कार्यप्रणाली का या उनको एक सीआर आप नहीं दे सकते कि ये उनका असेसमेंट मैं इन 2 केसेस के आधार पर करता हूँ। परंतु निश्चित ही ये 2 हाई प्रोफाइल केसेस पुलिस को कटघरे में ला खड़ा करते हैं और विरोधियों को या कमेंटेटर्स को कहने का मौका मिलता है कि आप इतने बड़े बड़े कांडों में जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप छोटों में क्या करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ठीक बात आपने कही। हम भी पुलिस को कोई ओवरऑल असेसमेंट करके उसको कटघरे में नहीं डाल रहे। जो केस हैं, इंडिविजुअल केस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहां पर पुलिस की सक्सेस क्या रही है। पुलिस को हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, पुलिस के सिस्टम के बिना देश चल नहीं सकता, ये भी हम लोग मानते हैं। लेकिन पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो तो हम लोग ज़्यादा आराम से रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, आपका, अली शरार आपका, जसवीर साहब आपका, वीना जी आपका, और मेरे सहयोगी राहुल भदौरिया और माखन का। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, क्योंकि न्यूज इंडिया पर ही है बिना एजेंडा की खबर।